अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जहांसेब हाशमी और ये है टोयोटा क्राउन RS एडवांस 2020 मॉडल। ये क्राउन की 15 जनरेशन है जो कि 2018 से 2022 तक आई है। 22 में इसकी नई शेप आ गई है जो कि हमारे पास खड़ी हुई है फॉर सेल। RS एडवांस ही टॉप ऑफ लाइन वर्जन। यहाँ तक क्राउन बहुत ज़्यादा लग्जरियस थी। नेक्स्ट वाली क्राउन काफ़ी हद तक प्रियस और एवलॉन वगैरह का मिक्सचर रखती है। ये सब मैं कवर करूँगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए क्राउन की तो ये टोयोटा की एक टॉप ऑफ द लाइन लग्जरियस सेडान वर्जन है। लेक्सस में इसके साथ की GS कार्स आती हैं, टोयोटा में क्राउन आती है और इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं। प्लस ये गाड़ी है भी हाइब्रिड तो इसकी एवरेज भी काफ़ी अच्छी है और ये क्योंकि टोयोटा है तो ये रिलायबल बहुत ज़्यादा है। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा तो आप कन्विंस हो जाएंगे इस गाड़ी को परचेस करने के लिए ओवर E क्लास। और ये सब मैं कवर करूँगा आगे। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी प्राइस की तो ये गाड़ी 20 मॉडल है और इसकी डिमांड 2,65,00,000 है। ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है और अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स के टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ही ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसा कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफीन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग या कार केयर वगैरह के किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट क्राउन एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। इस रिव्यू को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। इस जनरेशन की क्राउन काफी पतली और लंबी थी। इसको अगर आप साइड से देखें तो ये लगता है कि लॉन्ग व्हीलबेस वाली कार है, बट ऐसा नहीं है। और इसकी वजह यह है कि गाड़ी चौड़ाई में काफी कम है, हाइट में भी लो है और लंबी अच्छी खासी है। ये सब मैं कवर करूंगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये लुक्स के लिहाज से काफ़ी डिसेंट और एलिगेंट सी है। हेडलाइट्स यहाँ पे काफ़ी छोटी सी दी गई हैं और इसमें 2 प्रोजेक्शन लैंप दिए गए हैं लो के लिए और फिर एक साथ LED दी गई है हाई के लिए। ऊपर इसके DRL कंटिन्यू करती है जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही है और इसके अलावा इसके फ्रंट पे टोयोटा की मोस्टली कार्स की तरह काफ़ी बड़ी सारी ब्लैक कलर की ग्रिल दी गई है। यहाँ पे क्राउन का बैच दिया गया है जो कि प्रिंटेड है क्योंकि इसमें रडार आता है और इसके अलावा यहाँ पे RS की बैचिंग दी गई है जो कि RS में ही आती है। क्राउन में इसके अलावा और वर्जन भी आते हैं, RS एडवांस, RS सिंपल, फिर इसके अलावा इसमें रॉयल सलून वर्जन वगैरह आते हैं। ये गाड़ी टॉप ऑफ द लाइन है और स्पोर्टियर वर्जन है। फिर इसमें फॉग लैंप वगैरह भी LED में दिए गए हैं। ये गाड़ी पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है, हेडलाइट वॉशर ऑफर करती है और इसमें क्रोम भी काफ़ी सारा दिया गया है जो कि इसकी लुक्स को काफ़ी एलिगेंट बना रहा है। अब अगर बात की जाए इस गाड़ी में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की तो वो ये है कि इसकी हेडलाइट जो हैं ये ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होती ही हैं, लेकिन इनमें ऑटो लेवलिंग भी आता है। गाड़ी स्टार्ट होने पर ये नीचे जाके ऊपर आती हैं। फिर इसके अलावा इसमें जो वाइपर्स हैं ये रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होते हैं और ये थोड़े से हिडन दिए गए हैं। ये बोनट के नीचे छुपा के दिए गए हैं जो कि इसकी लुक को क्लीन सा बना रहे हैं। फिर ऊपर यहाँ पे कुछ और सेंसर्स दिए गए हैं जो कि इसके फीचर्स को इनेबल करते हैं। बोनट पे कट लाइंस की काफ़ी शार्प दी गई है जो कि मैं कवर करूंगा अभी आगे जाके इस रिव्यू में। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो यहाँ भी सब कुछ एलिगेंट है पूरी ही कार की तरह। रिम इस गाड़ी में 18 इंचेस के हैं और टायर्स में RS एडवांस वाले हैं जो कि शैडो क्रोम की फिनिश में है। ये मैं कवर करूंगा आगे इस रिव्यू में। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के साइड मिरर की तो साइड मिरर इसका रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इसमें ऑटो का फीचर आता है, ये हीटेड भी है और इसके अलावा इसमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए गए हैं। फिर सिर्फ यही नहीं, नीचे यहाँ पे कैमरास भी दिए गए हैं और ये गाड़ी आपको 360 डिग्री व्यू भी देती है। ये एक सेडान है बट सिर्फ इसमें 360 डिग्री कैमरा सेटअप आता है। इसमें 4 कैमरास हैं, एक फ्रंट पे, एक बैक पे, 2 साइड्स पे। तो ये मेरे ख्याल से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर यहाँ पे हाइब्रिड की बैचिंग दी गई है जो कि मोस्टली हाइब्रिड कार्स में आती है। आप बेशक रेंज रोवर देखें, मर्सिडीज देखें, टोयोटा देखें, BM देखें, जो भी गाड़ी हाइब्रिड होगी वो यहाँ पे शो करवाएगी। और इसके अलावा बाकी जो इसके साइड मिरर हैं ये इसके डोर के अंदर ही दिए गए हैं। नई वाली क्राउन में भी ऐसा ही डोर नहीं आता है। इसके अलावा ऊपर पे यहाँ पे इसमें एयर प्रेस आए हुए हैं कंपनी से स्टैंडर्ड ही और इसमें स्मार्ट अनलॉक आता है, यानी कि मैं इस गाड़ी को यहीं से ही लॉक और अनलॉक कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज के लिहाज से ये गाड़ी एक D7 के सेडान है, यानी कि इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन E क्लास बनती है, 5 सीरीज बनती है, या अगर लोकल क्लास के हिसाब से देखा जाए तो सोनाटा बनती है। सोनाटा से ये लग्जरी वगैरह के लिहाज से बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन साइज के लिहाज से वो गाड़ी जितनी ही है। इससे ऊपर ही कैटेगरी फिर S क्लास या 7 सीरीज वगैरह आती हैं, नीचे की कैटेगरी सेव वगैरह आती हैं और बाकी ये गाड़ी हाइट के लिहाज से काफ़ी लो है। तो शायद पाकिस्तान में ये चीज़ आपको थोड़ा सा इशू करे। अगर आप इसके रिम बड़े कर दें या इस गाड़ी को थोड़ा सा ऊपर करवा लें तो फिर ये आपको हाइट के लिहाज से तंग नहीं करेगी। ये काफ़ी लो है क्योंकि इसका एक स्पोर्टियर वर्जन है RS। फिर इसमें साइड स्कर्ट्स दी गई हैं, इनमें क्रोम दिया गया है, डोर हैंडल्स में इसके क्रोम दिया गया है और विंडो इस गाड़ी में टिंटेड ही आती हैं। ये एक मज़ेदार चीज़ है। और इसके अलावा इसमें बैक पे जो एक क्वार्टर ग्लास है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, किस तरह से मैं कवर करूँगा आगे। फिलहाल अगर बात की जाए छत की तो इसमें सनरूफ आती है। इवन आज तक
इसके बाद जो नई शेप आई है क्राउन की, वो भी आपसे सनरूफ ऑफर कर रही है, और ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है। वो 4.25 करोड़ रुपए की गाड़ी है, बट स्टिल उसमें पैनोरामिक रूफ नहीं दी गई। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के इस वाले एरिया की, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस तरह से ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है। इसके 25 सीसी इंजन की सारी पावर यहाँ पे आती है, और ये गाड़ी टेल भी काफ़ी मदद से करती है। और इसके अलावा इसमें फिर एक ऑल व्हील ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन भी आती है, जो कि मैं कवर करूँगा आगे इंजन पे वाले सेक्शन में जाके। फिलहाल अगर बात की जाए इसकी इस साइड की, तो यहाँ पे कट लाइन्स काफ़ी शार्प दी गई हैं, और इसके अलावा इसका रेड डोर भी अच्छा खासा मैसिव है। एंट्री एग्जिट इस गाड़ी में थोड़े एजिड लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी लो है और इसमें निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन स्टिल ये ठीक है। और अगर बात की जाए इसकी क्वार्टर ग्लास की, तो इसमें क्वार्टर ग्लास सेम वैसे ही दिया गया है जैसा कि मायबाग में आता है। अगर आप मर्सिडीज एस क्लास देखें, तो एस क्लास और एस क्लास में मायबाग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्वार्टर ग्लास का होता है। अगर आप कोई S500 या S600 दिखते हैं और उसमें पीछे मायबाग का बैच लगा हुआ है, लेकिन उसका डोर और क्वार्टर ग्लास दोनों इकट्ठे खुल रहे हैं, तो वो गाड़ी मायबाग नहीं है। क्वार्टर ग्लास मायबाग में हमेशा से बॉडी के अंदर आता है। सेम गोज फॉर दिस कार, इसमें भी बॉडी के अंदर दिया गया है, और ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा बाकी फ्यूल डोर्स का यहाँ लेफ्ट पे दिया गया है। बम्पर्स के अच्छे खासे बड़े हैं, क्योंकि गाड़ी लंबाई में काफ़ी लंबी है, और उसमें पार्किंग सेंसर्स यहाँ साइड तक दिए गए हैं, तो ये गाड़ी आपको यहाँ साइड के ऑब्स्टेकल भी इंडिकेट करेगी। फिर इसके अलावा ऊपर इसमें एक शार्प एंटीना दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर एंड की, तो ये भी पूरी कार की तरह लुक्स के लिहाज से काफ़ी एलिगेंट है, लेकिन ये भी काफ़ी स्लीक सा है। टेलर यहाँ पे काफ़ी छोटी सी दी गई है इतनी बड़ी कार के लिहाज से, और ये गाड़ी बैक पे चौड़ाई में कोई खास नहीं है। ये एक हाइब्रिड कार है, बट इसमें क्वाड एग्जॉस्ट दिए गए हैं RS के बैच को जस्टिफाई करने के लिए। 1S की कोई खास तुक नहीं बनती। 25 सीसी और हाइब्रिड इंजन को कितना कोई एग्जॉस्ट चाहिए होगा। खैर बाकी तो ये सिर्फ लुक को अच्छा बना रहे हैं, है ये चारों ही फंक्शनल, जो कि एक अच्छी चीज़ है। और इसके अलावा बाकी यहाँ पे बैक पे क्राउन RS एडवांस वगैरह की बैचिंग दी गई है। बैक पे भी ये गाड़ी पार्किंग सेंसर ऑफर करती है, और RS एडवांस में एक डट्टे स्पॉइलर भी आता है, जो कि इसकी बैक के लुक को अच्छा बना रहा है। ट्रंक को आप इसके डोर के अंदर से भी अनलॉक कर सकते हैं, की फॉब से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे फिर एक फिजिकल की होल भी आता है, जहाँ पर आप इसकी फिजिकल की को इस तरह से इंसर्ट करके इसको इस तरह से खोल सकते हैं, लाइक दिस। और ट्रंक कैपेसिटी भी क्राउन में अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पर आप 5 से 6 लोगों का लगेज इजीली रख सकते हैं। यह ट्रंक काफ़ी डीप है, और इसके अलावा इसमें नीचे फिर एक लिड भी दी गई है। इस लिड को उठा के मैं इसकी टूल किट एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन ये गाड़ी स्पेयर टायर ऑफर नहीं करती, ऑब्वियसली, क्योंकि ये एक हाइब्रिड कार है। बैक पे इसका बैटरी पैक आता है। इसके अलावा ट्रंक के अंदर इसकी इंसुलेशन दी गई है। ट्रंक में हाइड्रोलिक्स भी आते हैं, जो कि इसकी डिग्गी को खोलना और बंद करना थोड़ा आसान बनाते हैं। और इसके अलावा अगर मैं इसकी डिग्गी को बंद करूँगा, तो इसमें फिर एक ये सॉफ्ट क्लोज वाला फीचर भी आता है, कि डिग्गी को बंद होने के बाद अंदर खींचती है। बाकी इसके अलावा रेड विंडशील्ड इसमें प्राइवेसी वाली ही आती है। बैक पे इसमें टोयोटा के एम्बलम के अंदर ही ब्लू लाइंस दी गई है, जो कि शो करवाती हैं कि ये एक हाइब्रिड कार है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए स्पेसिफिक कार के इंटीरियर की, तो ये RS एडवांस आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ है। आइवरी की वजह से इसकी इंटीरियर की लुक बहुत नीट आ रही है और ब्राइट आ रही है, ये मैं कवर करूँगा। फिलहाल अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 3 स्पोक है। इसमें लेफ्ट और राइट स्पोक को डिफरेंट कंट्रोल दिए गए हैं। लेफ्ट स्पोक से मैं इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकता हूँ, और राइट स्पोक पर इसका क्रूज कंट्रोल दिया गया है, जो कि एडप्टिव है। ये दोनों मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और इसके अलावा ऐसे ही स्टीयरिंग व्हील कैमरी में भी आता है, बट काम का स्टीयरिंग व्हील पूरा ही लेदर स्टिच्ड है, और इसमें साइड वाली स्पोक जो है ये हीटेड आती हैं, सर्दियों में ये गर्म होती हैं, और ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये फीचर आपको यूजली लेक्सस या लैंड क्रूजर वगैरह में देखने को मिलता है। बाकी इसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं, क्योंकि एक RS वर्जन है ऑब्वियसली। और इसके अलावा इसमें हेडलाइट के अंदर भी ऑटोमेटिक वाला फीचर आता है, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी, और इसमें फॉग के कंट्रोल भी यहीं पे दिए गए हैं। वाइपर्स गाड़ी में रेन सेंसिंग है, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ तो होंगे ही, लेकिन अपनी स्पीड को भी एडजस्ट करेंगे। और अगर बात की जाए इसके मीटर की, तो मीटर इसका 3D डिज़ाइन में है। ये डिज़ाइन क्राउन के लिहाज से मेरे ख्याल से इतना मज़ेदार नहीं लग रहा, क्योंकि क्राउन एक बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरियस कार है। ये चीज़ आपको प्यूजो जैसी कार में ठीक लगती है। पोजो एलोर में इस तरह का मीटर आता है, मेरे ख्याल से इसमें बेहतर हो सकता था, बट नॉनदलेस ये एक डिफरेंट सी चीज़ है। इसमें जो स्पीडोमीटर है वो भी मुझे काफ़ी आगे निकला हुआ लग रहा है, और इसका जो चार्ज इंडिकेटर है वो भी काफ़ी बाहर आया हुआ है। जिसमें सुइयाँ हैं वो पीछे दी हुई हैं, और इसके अलावा जिसकी स्पीड लिमिट है या फ्यूल गेज है, ये बेसिकली प्लास्टिक के एक लेयर पे प्रिंट किया हुआ है, जो कि बाकी मीटर से थोड़ा सा आगे लगी हुई है। तो जब लाइट चलती है तो इसकी स्पीड वगैरह आगे वाली प्लास्टिक लेयर में शो होती है, और आपको लगता है ऐसे देखने में कि ये 3D है, बट ये बेसिकली 2-3 लेयर्स में बनाया हुआ है मीटर। खैर इसके अलावा इसकी स्पीड लिमिट 180 किलोमीटर पर आवर तक है। 180 पे जाके ये गाड़ी लॉक हो जाती है। आप इसका अगर लिमिटर रिमूव करवा दें तो ये इससे काफ़ी ऊपर भी जा सकती है आसानी से। और अगर बात की जाए इसके MID की, तो इसका MID आपको बहुत सारी चीज़ें शो करवाता है, जैसे कि ट्रिप्स, एवरेज किलोमीटर पर लीटर, इको स्कोर, आउटसाइड टेम्परेचर। गाड़ी के सेंसर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसमें कंपास आती है, और इसके अलावा ये फिर मीडिया की स्टैट्स यहाँ पे शो करवाती है, गाड़ी की मैसेज यहाँ पे शो करवाती है, एनर्जी मॉनिटर यहाँ पे दिया गया है, और इसके अलावा मैं इसके सेंसर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकता हूँ इस तरह से। बाकी साइज़ के लिहाज से ये मीटर लैंड क्रूजर वगैरह जितना बड़ा है। और अगर बात की जाए मीटर की हाउसिंग की,
तो ये भी लुक्स के लिहाज से डिसेंट है। फिर इस हाउसिंग में पीछे इसका हेडअप डिस्प्ले भी दिया गया है। ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है और अल्ट्रा लग्जरी कार्स में आती है। इसका हेडअप डिस्प्ले मुझे इसका चार्ज इंडिकेटर, स्पीड और गियर शो करवा रहा है। इसके अलावा अगर बात कीजिए डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड भी इसका डिफरेंट लेवल्स में है। एक जो बैक वाली लेयर है ब्लैक कलर की है, उसमें स्पीकर्स दिए गए हैं। उससे नीचे फिर एक लेवल है जहाँ पे इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है। और इस मल्टीमीडिया स्क्रीन के बारे में एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा दूर है, ये मेरी आर्म लेंथ में नहीं है। इसको यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ तक जाना पड़ेगा। और टोयोटा ने ऐसा क्यों किया है, उसके पीछे एक वजह है। वो वजह ये है कि स्क्रीन टच में नहीं है। ये मेरे ख्याल से एक बहुत वियर्ड चीज़ है, इतनी बड़ी कार में इतनी बड़ी स्क्रीन टच में नहीं दी हुई। इसको यूज़ मैं यहाँ से करूँगा, ये स्क्रीन टच में है और इसी का डिस्प्ले वहाँ पे जा रहा है। तो इन दो स्क्रीन में सेम चीज़ का पर्पस क्या है? वो पर्पस ये है कि अगर मैंने कोई मल्टीमीडिया प्ले करना है या कोई गाने वगैरह, तो वो यहाँ पे मुझे शो होंगे। लेकिन इसके बाद अगर मैं स्क्रीन में इसका क्लाइमेट कंट्रोल खोलूँगा तो वो स्क्रीन वहीं पर रहेगी, ये स्क्रीन चेंज हो जाएगी। ये मेरे ख्याल से एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर मैं यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल को एडजस्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल आ गया है, बट वो स्क्रीन अभी मल्टीमीडिया पे खड़ी है। लेकिन ऑब्वियसली उसको यूज़ मैं वहाँ से नहीं कर सकता, वो यूज़ मैं यहीं से ही करूँगा इस तरह से। तो ये एक अजीब सी इंटीग्रेशन है मल्टीमीडिया स्क्रीन की। बाकी फीचर्स में अच्छे आते हैं इस तरह से कि ये गाड़ी ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये सारी चीज़ें ऑफर करती है। और ये स्क्रीन है भी काफ़ी हाई डेफिनेशन। अगर क्लाइमेट कंट्रोल की बात की जाए तो वो आपको यहीं पे शो होगा। क्लाइमेट कंट्रोल में इसकी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें दी गई हैं। क्लाइमेट कंट्रोल डेफिनेटली इसका डुअल जोन है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से AC वगैरह को एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें फ्रंट दोनों सीट्स हीटेड और वेंटिलेटेड भी हैं। वेंटिलेटेड का मतलब ये है कि इसमें जो पंच होल्स दिए गए हैं, यहाँ से सीट सवार थ्रू करती हैं और आपको गर्मियों में स्वेटिंग नहीं होने देती। फिर इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसा कि इसके ड्राइव मोड्स वगैरह, चार्ज इंडिकेटर, इस तरह की सारी चीज़ें। और साथ इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। इसके एयरवेंट्स में आई एम नॉट श्योर कि स्विंग वाला फीचर आता है कि नहीं। क्राउन में वैसे स्विंग वाला फीचर एक बहुत यूनिक चीज़ थी, जो कि पता नहीं कंटिन्यू किया गया है कि नहीं यहाँ पे। खैर, उससे नीचे कुछ फिजिकल बटन दिए गए हैं। उससे नीचे पर एक ड्रॉर दी गई है जहाँ पे इसका USB, ऑक्स, पोर्ट, ये चीज़ें दी गई हैं। नीचे पर एक यहाँ पे ड्रॉर है जो कि आई एम नॉट श्योर इसका यूज़ क्या है। ये बस एक फिक्स सी ड्रॉर है, इसमें एल्केंटारा दिया गया है और यहाँ पर अपनी कीज या फ़ोन वगैरह रख सकते हैं। ये सारा ही एरिया जो है कार्बन फाइबर की फिनिश में है। और इससे लेफ्ट पे यहाँ पे दो कप होल्डर दिए गए हैं। कप होल्डर्स भी क्राउन में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इस तरह से कि इसके ऊपर लिड दी गई है। इसको अगर मैं प्रेस करूँगा कप रख के तो फिर ये नीचे चली जाएगी। सेम गोस फॉर पीछे वाली लिड। और इसको फिर अगर मैंने कप होल्डर की तरह यूज़ नहीं करना तो अंदर एक पुश बटन दिया गया है। इसको मैं पुश करूँगा तो फिर ये वापस ऊपर आ जाएगा और इसके इस वाले पैनल को एक फ्लश और नीट सी लुक देगा। ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर इसके अलावा इसमें जो गेयर सिलेक्शन है वो है PRND और स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स में मैं इस गाड़ी को मैनुअली भी चला सकता हूँ और जैसे ही मैं इसको ड्राइव या रिवर्स में करूँगा तो इसके 360 कैमरास ऑन हो जाते हैं। गियर के बारे में इसकी एक अजीब सी चीज़ है, वो ये है कि इसमें आपको वाइब्रेशन फील होती है इंजन की। ये चीज़ मैंने किसी और कार में फील नहीं की, बट यहाँ पे ये चीज़ है। और इसको शिफ्ट करते हुए एक डिफरेंट सी आवाज़ आती है, टिक 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 करके। ये आपको पुरानी मार्क एक्स, पुरानी क्राउन्स या फिर इस क्राउन में भी आती है। उसके अलावा पीछे पर इसका EV मोड दिया गया है। EV मोड में आप इस गाड़ी को सिर्फ बैटरीज पे चला सकते हैं, इंजन की यूज़ किए बगैर। ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, पार्किंग ब्रेक दी गई है। पार्किंग ब्रेक इसमें काफ़ी मिनिएचर सी दी हुई है। फिर इसके अलावा पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि दोनों साइड से ओपन होता है S क्लास की तरह। इसको पैसेंजर भी इस तरह से ओपन कर सकता है और ड्राइवर भी इस तरह से ओपन कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मैं इसको दोनों साइड से दबाऊंगा तो ये उठ जाएगा। एट अ टाइम ये सिर्फ एक जगह से प्रेस होगा। फिर इसके अलावा बैक से इसमें नहीं ओपन होता, LC300 में ये बैक से भी ओपन होता है। और अगर बात की जाए इसकी सीट्स की तो ये सीट्स आइवरी और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में है। ये पूरी लेदर की फिनिश में है और इसमें पंच होल्स दिए गए हैं जहाँ से ये सीट्स पे हवा थ्रू करती हैं। ये हीटेड भी हैं और एडजस्टेबल भी है, इलेक्ट्रॉनिकली हैं। इनको मैं बटन से आगे पीछे कर सकता हूँ इस तरह से। पैसेंजर की सीट में वहाँ पे बटन दिए गए हैं, लेकिन यहाँ साइड पे भी दिए गए हैं। तो अगर बैक पे बैठे हुए पैसेंजर ने अपने लेग रूम को खुला करना है तो वो भी इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकता है। बाकी विंडोज गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली आती हैं। इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन या रोल अप कर सकता हूँ। साइड मिरर इसके रिट्रैक्टेबल है जो कि मैं गाड़ी के अंदर बैठ के इस तरह से फोल्ड अनफोल्ड कर सकता हूँ और मैं ऑटो का फीचर भी आता है। फिर इसके अलावा एयरबैग भी गाड़ी टोटल 9 ऑफर करती है। एक स्टीयरिंग व्हील में, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में, 2 सीट के साइड पर और फिर एक ड्राइवर के नी पे। फिर इसके अलावा वैनिटी मिरर गाड़ी ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए ऑफर करती है विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती है। दोनों ही फ्रंट पैसेंजर्स के सर के ऊपर यहाँ पे माइक्स दिए गए हैं जहाँ से ये आपकी ऑडियो भी बड़ी प्रॉपर सुनेगी। और इसके अलावा सेंटर में इसकी केबिन लाइट्स दी गई हैं जो कि आप टच से ऑन कर सकते हैं। टच वाली केबिन लाइट्स LX 570 में आती हैं, V8 में भी नहीं आती। तो ये मेरे ख्याल से क्राउन में एक अच्छी चीज़ दी गई है। फिर इसके अलावा इसकी सनरूफ के कंट्रोल दिए गए हैं यहाँ पे और इसका रेयर मिरर भी ऑटो डिमिंग फीचर के साथ है, यानी कि ये भी तेज़ रोशनी को सेंस करके ऑटोमेटिकली डिम हो जाया करेगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। और अगर बात की जाए स्काई में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे इसमें 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि ये गाड़ी
सेंटर में काफ़ी बड़ा सारा हम्प ऑफर करती है। चौड़ाई में तो ये डिसेंट है, लंबाई में भी, लेकिन यहाँ पे लेग रूम ना होने के बराबर है। अगर बात की जाए लेग स्पेस की तो मेरे पास यहाँ पे डिसेंट है, हेडरूम भी इसमें सफिशिएंट है, बट 2 ही लोगों के लिए। इसके अलावा बैक पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं 3 रेयर पैसेंजर्स के लिए। सीट्स बैक पे परफोरेटेड आती हैं, लेकिन ये हीटेड या वेंटिलेटेड नहीं है। और उसके अलावा सेंटर वाली सीट जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, इस तरह से कि एक तो सेंटर से काफ़ी आगे आई हुई है, नीचे से भी ऊपर है, लेग रूम तो ना होने के बराबर है, और उसके अलावा आगे भी जगह कम है इसमें। इसके अलावा फिर सेंटर में ये सेंटर कंसोल दिया गया है, जिसको निकाल के मैं एज एन आर्मरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, और इसमें 2 कप होल्डर भी दिए गए हैं जिनको मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ। ऐसे कप होल्डर ऐसी 300 सीरीज़ में आए हैं, तो ये चीज़ इसमें पहले दे दी गई थी। और इसके अलावा बैक पे कड़ी विंडोज सिंगल टाइप वाली ऑफर करती है। इसमें डोर्स में स्पीकर्स आते हैं, ट्विटर्स आते हैं, और इसमें बैक पे सीट बेल्ट्स आती हैं, एसएफएस के पोर्ट्स आते हैं, एयर बैग्स भी आते हैं। ऊपर केबल लाइट्स दी गई हैं जो कि एलईडी में है। एक माइक यहाँ भी दिया गया है ऊपर, ताकि रेयर पैसेंजर्स की बात भी प्रॉपर जाए इसके माइक के अंदर। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन इसमें टोटल 3 ऑफर होते हैं। 2.5 हाइब्रिड जो कि ये गाड़ी है, फिर 3.0 और फिर 3.5। ये वाला इंजन सबसे ज़्यादा कॉमन है क्राउन में, क्योंकि इस पर ड्यूटीज़ काफ़ी कम पड़ती हैं, और ऑब्वियसली ये हाइब्रिड भी है, रिलायबल भी है, तो बड़े इंजन की तरफ जाने का भी तुक नहीं बनता। और ये इंजन A25A FXE है जो कि 2500 सीसी है, 4 सिलेंडर है, और ये गाड़ी आपको एवरेज तकरीबन 15-17 तक की दे सकती है, डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न, जो कि बहुत ही अच्छी एवरेज है इस बड़ी साइज़ के लिहाज से। इसका ड्राइव कॉम्पिटिशन ई क्लास बनती है। ई क्लास में भी हाइब्रिड वर्जन आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो बहुत ही ज़्यादा बदनाम है। ई क्लास अगर आप लेने भी वाले हैं हाइब्रिड में तो ना लें, क्योंकि वो गाड़ी फिर रीसेल के लिहाज से आपको बहुत ज़्यादा तंग करेगी, और मर्सिडीज़ हाइब्रिड पाकिस्तान में काफ़ी इशूज़ करती हैं, और यही वजह है कि पाकिस्तान आपको नज़र भी बहुत कम आएंगी। E350E आपको E180 के प्राइस में मिल जाएगी, या शायद उससे भी कम मिले। उसकी मेन वजह उसके टेक्निकल फॉल्ट्स हैं, जबकि ये गाड़ी हाइब्रिड होते हुए भी बहुत ज़्यादा रिलायबल है। और इसके अलावा अगर बात की जाए परफॉर्मेंस फिगर्स की, तो ये गाड़ी 232 हॉर्स पावर प्लेस करती है। ये सारी पावर इसकी रेयर टायर्स पे जाती है। इसमें एक 4 व्हील ड्राइव वर्जन भी ऑफर होता है 3.5 वाली कार में। खैर बाकी इसके इंजन के अंदर इंसुलेशन काफ़ी प्रॉपर दी गई है, सब कुछ यहाँ पे कवर्ड है। आपको थोड़े से जो स्पॉट्स वगैरह नजर आ रहे हैं, और ये मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी चीज़ है। टोयोटा के मोस्टली कार्स के इंजन पे बिल्कुल एक्सपोज होते हैं, बट ये क्योंकि क्राउन है यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वर्जन, तो इसमें फिर प्रॉपर कवरिंग्स वगैरह दी गई हैं। बोनट ओपन भी इस गाड़ी में हाइड्रोलिक से होता है, और यहाँ पे इंसुलेशन भी अच्छी खासी दी गई है। फिर इसके अलावा इसके इंजन पे अगर आप गौर करें तो इसमें कुछ ऑरेंज लाइंस घूम रही हैं। ये ऑरेंज लाइंस इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की हैं, और बाकी ट्रांसमिशन इसमें ECVT आती है। ECVT ट्रांसमिशन, इलेक्ट्रिक मोटर और इसका 2500 सीसी इंजन कंबाइंड हॉर्स पावर 232 प्रोड्यूस करते हैं। बाकी इसके अलावा इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को बेहतर बनाती हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात कीजिए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज जो ऑफर करती है क्राउन, ये है 225, 45 और 18। इसमें 18 इंचेस का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है जो कि शेडो क्रोम में है, यानी कि है तो क्रोम लेकिन थोड़ा ग्रे सा, और लुक्स के लिहाज से ये रिम मेरे ख्याल से अच्छा है। RS एडवांस में ये वाला रिम आता है, और बाकी ये गाड़ी ऑर्बिटल डिस्क ब्रेक ऑफर करती है, यानी कि फ्रंट पे भी और बैक पे भी। रिम इसमें 18 इंचेस है, मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था, 19 या 20 आ सकता था, क्योंकि नई वाली क्राउन में 22 इंचेस का रिम दिया गया है RS एडवांस में, जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही वियर्ड चीज़ है। 22 या 21 इंचेस का रिम आपको SUVs में देखने को नहीं मिलता। इवन लैंड क्रूज़र वियर्ड जो है वो भी 20 इंचेस का रिम ऑफर करती है, बट नई वाली क्राउन में 22 का आया है, इसमें 18 का है। और इसके अलावा इसमें कोई हाइट कंट्रोल वगैरह ऑफर ही नहीं होता, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि हाइट कंट्रोल की मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। ये सस्पेंशन बहुत सालों तक बगैर किसी इशू के चल सकता है। टायर्स का ये ब्रिजस्टोन का है, जो कंडीशन के लिहाज से ऑलमोस्ट हाफ यूज्ड है। ये आपको तकरीबन 20 से 11 किलोमीटर और एक अच्छी राइड प्रोवाइड करेगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।